हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका श्रीमंत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारा जो क्लास 12 फिजिक्स का 6th चैप्टर जो चल रहा है उसका नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं। इसमें हम इंडक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे और ये लेक्चर जो है वो इस चैप्टर का भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अपने कोर्स का भी एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें दो चीजें आएंगी कि अन्योन्य प्रेरकत्व और स्व प्रेरकत्व। दोनों के बारे में इतना डिटेल से पढ़ना है। दोनों के अंदर परीक्षा में प्रश्न आते हैं। जैसे ये चैप्टर आता है, चैप्टर के प्रश्न जो आते हैं उसमें बड़े प्रश्न जो बनते हैं उनमें अन्योन्य प्रेरण का और स्व प्रेरण का मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस का और सेल्फ इंडक्टेंस का प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। तो हमें किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं वो भी देखने हैं, किस प्रकार से उनको सॉल्व करना है, कितना लिखना है वो सब भी ध्यान देना है, कौन सा डायग्राम किसमें बना के आना है, सब कुछ देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इंडक्टेंस होता क्या है। इंडक्टेंस जो है, पहली बात ऐसे समझो, जब कोई कोइल होती है, प्रेरण कुंडली किसको बोलते हैं? जैसे ये एक कोइल है, इसमें एन फेरे हो सकते हैं। जैसे इसको जैसे ही हम किसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करते हैं, इसमें क्या फ्लो होता है? करंट फ्लो होता है। करंट बनने से इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। मैग्नेटिक फील्ड पर क्या डिपेंड करता है? मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड करता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली डिपेंड किस पर करेगा? करंट पर डिपेंड करेगा। तो हम कह सकते हैं फाई बी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आई। ये एक सोलेनॉइड अगर हो, सोलेनॉइड होगी तो क्या होगा? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो बी बराबर म्यू नॉट एन आई होता है। आई की वैल्यू बढ़ेगी तो बी की वैल्यू बढ़ेगी। और फाई बी क्या होता है? बी ए कॉस थीटा। तो बी बढ़ेगा तो फाई बी भी बढ़ेगा। तो एक जनरल फॉर्मूला आ जाता है फाई बी इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आई। करंट से प्रोपोर्शनल होगा, दोनों की वैल्यू साथ में बढ़ेगी या दोनों की वैल्यू साथ में घटेगी। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए कॉइल इंड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो कोयल में एक इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। ये कौन सा प्रिंसिपल था? फैराडे लॉ जो था उसके अकॉर्डिंग बनेगा। और इसका डायरेक्शन कौन बताता है? लेंस लॉ बताता है। ये दोनों हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ लिए हैं। अब प्रोपोर्शनलिटी वाली जो बात है कि द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। मतलब ये देखो शब्द जो आ रहा है फ्लक्स लिंकेज। फ्लक्स लिंकेज एक फिजिकल क्वांटिटी की तरह हम बात करेंगे। कैसे करेंगे? इसमें मान लो कि एन फेरे हूं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो कितने हैं? एन है। एक से फ्लक्स कितना जा रहा है? फाइव भी जा रहा है। तो एन से कितना जाएगा? एन फाइव भी जाएगा। और क्या वो जो करंट के प्रोपोर्शनल होगा? बिल्कुल होगा। तो हम लिख सकते हैं एन फाइव बी इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आई। तो ये जो टर्म है एन फाइव बी क्या है? इस पूरी कोइल में से कितना फ्लक्स लिंक्ड है, जुड़ा हुआ है, उसको हम क्या लिखते हैं? एन फाइव बी से लिखते हैं। इसको हम बोलते हैं फ्लक्स लिंकेज। तो हम कह सकते हैं एन फाइव बी इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आई। ये रहा लिखा हुआ। ये जो एन फाइव बी इज प्रोपोर्शनल टू आई आया, यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, पर इसमें एनसीईआरटी में कहीं पर भी ये नहीं दिखाया गया है और ना हम दिखा सकते हैं कि यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम किससे लिखते हैं। पर फिर भी जनरली एक एल से लिखा जाता है, कैपिटल एल से लिखा जाता है। तो हम लिख सकते हैं एन फाइव इज इक्वल टू एल आई। तो यहाँ पर एल की वैल्यू क्या बनेगी? एल की वैल्यू बनेगी एन फाइव अपॉन आई। मतलब ये तो ऊपर वाला तो क्या लिखा हुआ है? टोटल फ्लक्स लिंकेज। और नीचे क्या है? धारा। फ्लक्स बंधता और धारा दोनों का अनुपात किसके बराबर होता है? प्रेरकत्व के बराबर होता है। ये हमें याद रखना है, पहले बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, कि फ्लक्स बंधता तथा धारा का अनुपात ही किसके बराबर होता है? प्रेरकत्व के बराबर होता है। अब इस जो डिपेंड करता है, इंडक्टेंस डिपेंड्स ओनली ऑन द इनहेरेंट जियोमेट्री ऑफ द कॉइल एंड इट्स कोर मटेरियल। मतलब क्या है कि ये एक तो किससे बना हुआ है उस पर डिपेंड करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। साथ में ये कोइल जो है उसकी जियोमेट्री पर डिपेंड करता है कि जैसे ये सर्कुलर कोइल है या रेक्टेंगुलर कोइल है तो इसके एरिया पर भी डिपेंड करेगा, इसकी लेंथ कितनी है उस पर डिपेंड करेगा। और जब हम इसका फॉर्मूला निकालेंगे तब इसको समझ भी लेंगे किस प्रकार से डिपेंड करेगा। स्केलर क्वांटिटी ये भी हमें याद रखना है। देखो बार बार मैं कहूंगा, तीन जो चीजें हैं एल, सी और आर। आर का मतलब रेजिस्टेंस, सी का मतलब कैपेसिटेंस, एल का मतलब इंडक्टेंस। ये तीनों जो चीजें होती है तीनों एक स्केलर क्वांटिटी है, तीनों एक कांस्टेंट वैल्यूज हैं, अलग अलग तरीके से आती हैं और इन तीनों का ही योगदान है, तभी जाके हम 7th चैप्टर जो है एसी अल्टरनेट करंट उसको समझ पाएंगे। अब हम देखते हैं कि ये जो हमने पढ़ लिया, साथ में इसका यूनिट याद रखना। एल का जो यूनिट होता है, मात्रक होता है, वो होता है हेनरी। जोसेफ हेनरी के नाम पर है, जो फेराडे के साथ में जिसने एक्सपेरिमेंट किए थे वही हेनरी ये है। और इसकी जो डायमेंशन होती है वो होती है m1 L2 T-2 A-2। ये अपने को याद रखनी है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं इसके जो दो टाइप हैं, उनमें पहला जो टाइप है म्यूचुअल इंडक्टेंस, अन्योन्य प्रेरकत्व। इंडक्टेंस होता क्या है? पहली बात तो कि किसी में फ्लक्स में चेंज होने से करंट का जनरेशन होना या करंट का चेंज होने से एक ईएमएफ बनना। तो यहां पर क्या बात करेंगे? म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात होगी। यहां पर दो कोइल्स काम आएंगी। एक कोइल जो है जिसको हम बोलेंगे प्राइमरी कोइल, दूसरी कोइल को हम बोलेंगे सेकेंडरी कोइल। दोनों में जैसे करंट फ्लो हो रहा है। अब ऐसा मानो कि जैसे एक में करंट चेंज होगा, करंट चेंज होने से फ्लक्स चेंज होगा और फ्लक्स जो है वो पास रखी दूसरी कुंडली में, पास रखी कुंडली मतलब इतने पास में होनी चाहिए कि पहली का फ्लक्स दूसरी में से जाना चाहिए और दूसरी का फ्लक्स पहली में से जाना चाहिए।
अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो क्या उसमें एक ईएमएफ बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो जब ईएमएफ बनेगा तो हम ये कह सकते हैं कि एक कुंडली के धारा प्रवाहित होने के कारण पास रखी दूसरी कुंडली में भी विद्युत वाहक बल प्रेरित होने की घटना ही क्या कहलाती है? अन्योन्य प्रेरण कहलाती है, म्यूचुअल इंडक्शन कहलाती है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखो, व्हेन ए चेंजिंग करंट इन वन कॉइल, जैसे S1 ले लिया हमने, induces an electromotive force in a neighboring coil due to shared magnetic flux, मतलब उसने क्या करा है, अपना जो फ्लक्स है वो सारा उसमें से नहीं जा रहा है, पास में दूसरी वाली में से भी जा रहा है। तो दूसरी वाली कुंडली में से जैसे जाएगा तो उसमें फ्लक्स में चेंज होगा। कब? जब पहली वाली में करंट चेंज होगा, करंट चेंज होने से फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होने से फैराडे के नियम के अनुसार इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब फ्लक्स लिंकेज को हम पढ़ेंगे कैसे, वो देखते हैं। सबसे पहले ये देखो कि आपके सामने दो कॉइल्स दे रखी हैं, एक कॉइल जो है वो दूसरी जो कॉइल है उनकी समाक्षी रखी गई है। समाक्षी मतलब इनकी दोनों की एक्सिस जो है वो समान है। जैसे एक्सिस हम ये मान सकते हैं, इसकी जो अक्ष है वो एक ही है। दो कॉइल्स रखी गई हैं, पहली की जो रेडियस है वो कितनी है? R1 है, दूसरी की रेडियस कितनी है? R2 है। इनको हमने नाम क्या दे रखा है? S1 और S2 नाम दे रखा है। इसमें पहली में जो करंट फ्लो है वो I1, दूसरी में जो है वो I2। दोनों की लेंथ हमने बराबर ली है, वो L लेंथ है, और साथ में इसके जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं पर यूनिट लेंथ वो कितने हैं? स्मॉल n1 और स्मॉल n2 है। इस प्रकार से हमने एक डिजाइन किया है सेटअप को। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है कि इन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस की अन्योन्य प्रेरण की वैल्यू कितनी होगी वो निकालना है। परीक्षा में ये प्रश्न आता है कि दो समाक्षी रखी गई कुंडलियां जो हैं उनके मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान ज्ञात कीजिए, या हम कह सकते हैं सिद्ध कीजिए कि दोनों अन्योन्य प्रेरण गुणांक जो होते हैं वो बराबर होते हैं। मतलब कि पहली कुंडली में जब धारा चेंज होगी तो दूसरी में कितना इंड्यूस होगा, या दूसरी में जब धारा चेंज होगी तो पहली में कितना इंड्यूस होगा, उनके बीच में जो कांस्टेंट आता है उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक, और इसी की वैल्यू को हम क्या कहते हैं? हमें फाइंड करना होता है। अब कैसे करें? देखो, एक बार के लिए मानो कि पहली कुंडली जो है उसमें धारा नहीं प्रवाहित हो रही है, दूसरी में धारा प्रवाहित हो रही है। दूसरी में कितनी हो रही है? I2 धारा प्रवाहित हो रही है। अब I2 धारा प्रवाहित होने के कारण पहली कुंडली में कितना फ्लक्स चेंज होगा या कितना फ्लक्स लिंक्ड होगा वो हमें देखना है। पहली का जो फ्लक्स होगा वो हम कह सकते हैं N1 होगा। फ्लक्स लिंक्ड जो है इससे वो कितना है? N1 क्या वो I2 के प्रोपोर्शनल होगा? क्योंकि करंट किस में फ्लो हो रहा है? सेकंड कॉइल में। सेकंड कॉइल में I2 फ्लो हो रहा है, उसके कारण पहले में कितना लिंक है? क्योंकि देखो जैसे ही इसमें से करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होने से एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा इस प्रकार से, और वो इसमें से भी गुजरेगा, पहली कुंडली में से भी। तो पहली कुंडली में कितना फ्लक्स जुड़ा हुआ है बाहर वाली में धारा प्रवाहित होने के कारण, वही हमें देखना है। तो ये आ गया N1 प्रोपोर्शनल टू I2। यहां पर जैसे ही हम इसके अंदर समानुपाती नियतांक लाएंगे उसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे? M से लिखेंगे, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस है। और कैसे लिखेंगे? पहली कुंडली में फ्लक्स, दूसरी कुंडली में धारा प्रवाहित होने के कारण। ऐसा लिखा जाएगा N1 इज इक्वल टू M12 I2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसको इक्वेशन नंबर दे देंगे 1। ठीक है, अब इस N1 की वैल्यू निकालो। N1 की वैल्यू कैसे आएगी? इसके लिए हम अलग से एक पेज ले लेते हैं, इस पर करते हैं। N1 जो होगा इसको ऐसा दो पार्ट्स में तोड़ो कि इसमें N1 है, N1 कितना होगा? ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने थे, मतलब इकाई लंबाई में फेरों की संख्या कितनी थी? N1 अपॉन, तो इससे N1 की वैल्यू क्या आएगी? इस N1 की इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर आएगा N1 इंटू L। अब बात रही फाई की। फाई क्या होता है? फाई होता है बी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पर फाई आएगा बी ए कॉस थीटा, क्यों? थीटा 0 है यहाँ पर बी और ए के बीच में। बी ए जब लिखोगे तो बी की वैल्यू कौन सी काम आएगी? क्योंकि बी जो जनरेट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है वो सेकंड वाली कुंडली जो है उसके कारण जनरेट हो रहा है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? सोलनॉइड के कारण होती है म्यू नॉट एन आई। अब सेकंड वाली कोइल ने जनरेट किया था, इसलिए इसके फेरों की संख्या आएगी स्मॉल n2, इसी में धारा आएगी I2। ठीक है, इसकी वैल्यू हम यहां पर रखेंगे। तो यहां पर क्या लिखा हमने? म्यू नॉट n2 I2। अब एरिया कौन सा लेना है? क्योंकि हम फर्स्ट वाली जो कोइल है उसमें से फ्लक्स देख रहे हैं, तो उसी का क्रॉस सेक्शनल एरिया लेना है। और एरिया कितना होगा? इसका एरिया होगा पाई R1 स्क्वायर। क्यों? क्योंकि देखो एक तो सर्कुलर कोइल ली हमने, और छोटी वाली जो रेडियस है वो कितनी है? R1 है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? पाई R1 स्क्वायर। जब हम इसको सही सेटअप से लिखेंगे, कैसे करेंगे? म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L इंटू I2। और पीछे वाली जो इक्वेशन थी वो हमारे पास क्या आई थी? N1 बराबर M12 I2। अब इन दोनों को कंपेयर करो आप। N1 किसके बराबर है? इधर N1 के बराबर है। सामने वाला जो RHS लिखा हुआ है वो इधर I2 है, इधर भी I2 है, तो ये जो बच गया वो सारा किसके बराबर होगा? इस पूरे टर्म के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं M12 की वैल्यू किसके बराबर आएगी? म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L। ये वैल्यू आएगी म्यूचुअल इंडक्टेंस की। अब इसी प्रकार से जब फर्स्ट वाली कोइल में आप करंट फ्लो करवाओ तो सेकंड वाली में जो कितना फ्लक्स चेंज होगा वो हमें देखना है। फर्स्ट वाली में जैसे देखो इसमें हमने करंट फ्लो करवाया I1, तो सेकंड वाली में कितना चेंज होगा?
फ्लक्स जो लिंक्ड होगा वो होगा N2 phi2 इज प्रोपोर्शनल टू I1। फर्स्ट वाले में करंट फ्लो I1, सेकंड वाले में जो फ्लक्स लिंक्ड है वो है N2 phi2। इन दोनों से हमारे पास जो कांस्टेंट आएगा वो कितना आएगा M21 और I1। अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर हो गई, जैसे थर्ड दे दी हमने, ये सेकंड आई थी। अब हम बात करेंगे N2 phi2 की, इसकी वैल्यू निकालनी है। N2 phi2 कैसे आएगा, N2 तो जाएगा N2 इंटू L, इकाई लंबाई में फेरों की संख्या है, उससे हमने निकाल दिया। और phi2 जो आएगा, करंट किस में फ्लो हो रहा है, फर्स्ट कॉइल में। मैग्नेटिक फ्लक्स किसके कारण होगा, फर्स्ट कॉइल का, कितना होगा म्यू नॉट N1 I1। पर एरिया की बात करते हैं, एरिया कैसे देखोगे आप, ये देखो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसको हम अलग से देखते हैं। जैसे ये एरिया रहा बड़ी वाली का और ये रहा छोटी वाली का, जब इसमें से करंट फ्लो हो रहा है छोटी वाली में तो यहां से एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है मान लो, पर क्या इस एरिया को काम आ रहा है क्या, क्योंकि हम बात करते हैं सोलेनॉइड के जो बाहर मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसकी वैल्यू 0 होती है लगभग, तो यहां से तो कोई फ्लक्स जा ही नहीं रहा है, इसका मतलब बाहर से कोई फ्लक्स नहीं जा रहा है, तो इसका एक्चुअल में जो इफेक्टिव एरिया है, प्रभावी क्षेत्रफल है, वो तो केवल इतना सा काम आया। और छोटी वाली का एरिया कितना था, पाई R1 स्क्वायर, तो हमने लिखा यहाँ पर म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर इंटू L इंटू I1। अब हम इनका कंपैरिजन करेंगे तो देखो यहाँ I1 है, इधर भी I1 है, इधर N2 phi2, इधर भी N2 phi2, तो बचा क्या, M21 बचा म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L। ये इक्वेशन और ये जो इक्वेशन है दोनों आपस में क्या है, बराबर है, इसलिए हम कहते हैं कि M12 इज इक्वल टू M21, और लगभग इसी को हम किसके बराबर लिख देते हैं, M के बराबर लिख देते हैं, दोनों बराबर हैं, तो अब इसको हम केवल M से लिखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, हमने ये मान लिया कि इसको M से लिखेंगे। M की वैल्यू याद रखना बार बार में कि म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L ही होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर इसमें एक माध्यम भर दिया जाए जिसकी सापेक्षिक चुंबकशीलता हो वो कितनी हो, म्यू आर हो, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, म्यू आर होते ही ये म्यू आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मीडियम जैसे भरोगे आप, म्यू आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर लिखेगा म्यू नॉट म्यू आर N1 N2 पाई R1 स्क्वायर इंटू L, ये हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसमें ईएमएफ कितना जनरेट होगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जैसे फर्स्ट वाली कोइल में N1 phi1 जो फ्लक्स है, ये जो चेंज होगा इसी के रेट पर क्या जनरेट होगा, इसमें जनरेट होगा विद्युत वाहक बल। अब N1 phi1 की वैल्यू कितनी थी, वो थी Mi2। सेकेंड वाली कॉइल में चेंज हो रही करंट, पहली वाली में लिंक्ड हमने फ्लक्स देखा था Mi2 के बराबर। इस M को आप बाहर लिख सकते हो, M को जैसे ही बाहर लिखोगे यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का M di2, और इधर विद्युत वाहक बल जो है फर्स्ट वाली जो सोलेनॉइड थी उसमें कितना इंड्यूस होगा EMF वो देखना था, तो E1 इज इक्वल टू आ गया माइनस M di2 अपॉन dt। I2 से मतलब धारा से दिक्कत नहीं है, धारा में परिवर्तन से दिक्कत है। अगर धारा में परिवर्तन होगा तो एक EMF इंड्यूस होगा। डिफरेंशिएटिंग द फ्लक्स लिंकेज इक्वेशन ओवर टाइम गिव्स द इंड्यूस्ड EMF। ठीक है, ये हो गया। लेंज लॉ के कारण ही यहाँ पर साइन किसका आता है, माइनस का आता है। अब सेल्फ इंडक्टेंस की बात करते हैं कि हमारे पास एक कॉइल है, जब आप इसमें करंट फ्लो करवाना स्टार्ट करते हो तो करंट स्टार्टिंग में 0 से लेके I तक फ्लो होता है एक बार। ठीक है, जब करंट चेंज होता है तो फ्लक्स भी चेंज होता है, और फ्लक्स जब चेंज होगा तो ये खुद क्या करेगी, इसका विरोध करेगी, इसका एक धारा परिवर्तन का विरोध करेगी। इस धारा परिवर्तन के कारण या चुंबकीय जो फ्लक्स परिवर्तन होता है इसके कारण एक नेगेटिव डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में क्या इंड्यूस हो जाएगा, EMF इंड्यूस हो जाएगा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। द फिनोमिनन वेयर ए चेंज इन करंट थ्रू ए सिंगल कॉइल इंड्यूस्ड ए बैकवर्ड एक्टिंग EMF इन द सेम कॉइल। मतलब क्या है, उसी कॉइल में धारा में परिवर्तन होने के कारण जो उसी के अंदर एक विद्युत वाहक बल का प्रेरित होना, कौन से विपरीत दिशा में, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्वप्रेरकत्व बोलते हैं। मैकेनिज्म क्या है इसकी, देखो तो कॉइल्स ऑन चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेजेस क्रिएट एन अपोजिंग वोल्टेज। मतलब खुद का ही फ्लक्स क्या करता है, इसको अपोज करता है, इसके कारण ही क्या जनरेट होता है, एक धारा बनती है। धारा वो क्या करती है, देखो स्टार्टिंग में हमें 0 से लेकर I सेटअप करवाने में भी कोयले के अंदर जैसे रेजिस्टेंस वाला काम नहीं है, रेजिस्टेंस तो क्या करता है, डायरेक्ट इसको अपोज करता है, पर यहाँ पर अपोजिशन कौन करता है, इंडक्टेंस करता है। इंडक्टेंस भी इस कोयल के अंदर करंट को सेटअप करवाने में भी क्या जनरेट करता है, एक प्रकार का रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, जिसको हम बोलते हैं क्या है, इंडक्टेंस बोलते हैं। यहां पर देखो इस कोयल के अंदर जो फ्लक्स लिंक्ड होगा वो N5 होगा, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, कैपिटल I के। कैपिटल I कौन सी, जो इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। अब जब इसको हटाएंगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, उसको हम लिखेंगे L से, तो N5 इज इक्वल टू Li। ऐसे मानो कि इसमें करंट I फ्लो हो रहा है और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो कैपिटल N है, इसमें जो एक फेरे में से फ्लक्स है वो फाई है। मैग्नेटिक फ्लक्स जो जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होगा वो बी होगा। तो हम N5 की जब वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी आएगी, N होता है N इंटू एल, स्मॉल n इंटू एल, फाई होता है B इंटू ए, बी कितना होगा म्यू नॉट एन आई। एरिया कितना है इसका, एरिया एक बार हमें पता नहीं, जैसे मान लो कितना है, कैपिटल ए है, कैपिटल ए लिख दिया हम,
अब इसको सही से लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, ये आ गई एन फाई की वैल्यू और इंटू आई भी आएगा यहाँ पर। अब दोनों का कंपैरिजन हम करेंगे तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, ये आ जाएगा स्वयं प्रेरकत्व का मान। इतना सा डेरिवेशन आपके आता है एग्जाम में, आपको सिद्ध करना होता है कि एल का मान कितना, आपको फाइंड करना होता है कि एल का मान कितना आएगा। अब इसमें आप देख सकते हो, एक तो ये डिपेंड कर रहा है स्मॉल एन पर, कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे पर यूनिट लेंथ में, उस पर डिपेंड करेगा, एरिया पे डिपेंड करेगा, एल पर डिपेंड करेगा। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा भी था कि जियोमेट्री पर डिपेंड करता है, इसका कितना एरिया है, कितनी लेंथ है, इस पर डिपेंड करता है। तो हमारे पास ये लास्ट में हमने फॉर्मूला निकाल भी लिया, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। इसको आप ऐसे भी लिख सकते, देखो कि अगर स्मॉल एन की जगह आप कैपिटल एन अपॉन एल लिखोगे तो यहां पर बनेगा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल एन स्क्वायर बाई एल स्क्वायर और ए इंटू एल, एक एल से एक एल कट जाएगा और हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल एन स्क्वायर ए अपॉन एल। अब बात करते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है एक तरीके से इलेक्ट्रिकल इनर्शिया है, इसके बारे में भी एक दो बार प्रश्न पूछा गया है कि विद्युत जड़त्व जो होता है इसका माप कौन होता है, सेल्फ इंडक्टेंस होता है। जिस प्रकार से हमें किसी बॉडी को मैकेनिक्स जो होती है, मैकेनिक्स में हम यांत्रिकी में जब पढ़ते हैं, किसी भी बॉडी को v वेलोसिटी से मूव करवाने के लिए या उसकी वेलोसिटी में चेंज करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है उसके ऊपर, और उसका इनर्शिया कौन होता है, मास होता है। जितना जिसका ज्यादा मास होगा हमें उसके ऊपर फोर्स भी उतना ही ज्यादा लगाना पड़ेगा। यहां पर भी वही काम करता है सेल्फ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस का काम क्या होता है, जैसे ही हम वोल्टेज लगाते हैं, वोल्टेज लगाने के बाद में इसमें जो करंट सेटअप करने के लिए भी ये क्या करता है, इसका अपोज करता है। इससे करंट से दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब जीरो से लेके आई जाएगा या आई से भी जब जीरो पर आएगा, इसमें करंट में चेंज होगा, करंट में चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने से एक ईएमएफ इंड्यूस होगा जो कि उसकी क्षतिपूर्ति करेगा। अगर बढ़ेगा तो वो घटाने की कोशिश करेगा और घटेगा तो बढ़ाने की कोशिश करेगा, ये काम करेगा। तो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है और ये काम जो है वो जड़त्व का काम होता है, इनर्शिया का काम होता है, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। यहाँ पर लिखा होता है फिजिकली self inductance plays the exact same role in the electrical circuit that mass plays in a mechanical system। मास भी क्या करता है, इनर्शिया का काम करता है। मतलब अगर कोई वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, तो उसको हमें रोकने के लिए या उसकी स्पीड में चेंज करने के लिए भी हमें फोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि मास उसको रेजिस्ट करता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी करंट को चेंज करने के लिए हमें एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, जो कि इंडक्टेंस रोकता है, उसका वर्क करना पड़ता है, हमें वो भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, अब देखो ये बहुत सिंपल है, E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी एन फाई अपॉन डी टी, और एन फाई जो आया था वो हमारे पास कितना आया था, देखो यहाँ पर ये रहा, एन फाई इज इक्वल टू एल आई, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस डी बाई डी टी एल आई, और एल को जैसे ही बाहर लिखो तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा, ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। इस पर और जो पहले फॉर्मूला आया था म्यूचुअल इंडक्टेंस में माइनस एम डी आई टू अपॉन डी टी, इन दोनों पर काफी ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं। किस प्रकार के न्यूमेरिकल्स आते हैं वो भी आपने एक अलग वीडियो में कर लेंगे। अब बात करते हैं कि एनर्जी जो स्टोर्ड होती है इंडक्टर में, संचित ऊर्जा जो होती है, उसका मान हमें निकालना। जब हम इसमें करंट फ्लो करवाते हैं, करंट फ्लो करवाने के समय हमें वर्क करना पड़ता है, तो हमारे पास जो पावर यूज होगी वो पावर किसके अगेंस्ट, जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, ई होता है, इसके अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा। तो पावर जो होती है क्या V इंटू आई होती है, थर्ड चैप्टर में हमने पढ़ा था P इज इक्वल टू वी आई। तो यहाँ पर वोल्टेज ले लिया हमने, यहाँ पर करंट ले लिया। पावर का सूत्र क्या होता है, dw अपॉन dt, वर्क पर यूनिट टाइम। और E की जगह हम क्या लिख सकते हैं, E कितना आया था हमारे पास, एल डी आई अपॉन डी टी, पर हमें इसका केवल मैग्नीट्यूड लेना है, तो हमने लिखा एल डी आई अपॉन डी टी, और मल्टीप्लाई किससे करना है, I से करना है। तो हमने मतलब किस प्रकार का कॉन्सेप्ट यूज किया है कि P बराबर वी आई होता है, पावर जो यूज होगी इसमें खर्च होगी वो V इंटू आई के बराबर होती है, और V कौन सा, जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसी के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ता है। अगर वो होता ही नहीं तो हमें कोई वर्क करना ही नहीं पड़ता एक्स्ट्रा। तो dw अपॉन dt इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी मल्टीप्लाई बाई आई। तो dw कितना आ जाएगा, देखो ये dt से dt कैंसिल हो जाएगा, और फिर देखो आप यह बचेगा एल आई डी आई। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पर w मिल जाएगा अपने को एल आई डी आई, एल बाहर आ जाएगा कांस्टेंट है, आई डी आई कितना होता है आई स्क्वायर बाई टू। तो हमारे पास जो एनर्जी मिलेगी वो मिलेगी u इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, क्योंकि जो हमें वर्क करेंगे वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी में या एनर्जी में रूप में स्टोर हो जाएगा, ये बनेगा हाफ एल आई स्क्वायर। अब इसका कंपैरिजन हम अगर करें मैकेनिक्स वाले सिस्टम से कि 1/2 mv स्क्वायर होती है काइनेटिक एनर्जी, इस v को सेटअप करवाने के लिए, v में चेंज करने के लिए हमें m के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है, इसका इनर्शिया के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है। उसी प्रकार से यहाँ पर i सेटअप करवाने के लिए l के अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। तो इसमें यहाँ पर इसका कंपेरिजन भी दिखाया गया है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।